आगे बढ़ते हैं साथियों। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस इंपॉर्टेंट सवाल के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष, जब इस सवाल को सुने तो ये सोचकर चलें कि क्या सरकार कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है और क्या सरकार प्राइवेटाइजेशन के स्थान पर कुछ अच्छा कर रही है। इन दोनों ही तथ्यों के आधार पर सुनिएगा। अच्छा और प्राइवेटाइजेशन क्या बुरा होता है, ये सब बातें आप लोग करेंगे आज। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी होने वाली हैं। क्यों हो रहा है आयुध निर्माण बोर्ड का पुनर्गठन? क्या है इसका मतलब, आइए मैं बताता हूं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। कैबिनेट ने हाल ही में साथियों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड दैट इज OFB, हाल ही में OFB का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान कर लिया है और इस रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर भारत में स्थित जो 47 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, 47 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 PSUs में, DPSU में बदलने का निर्णय ले लिया गया है। तो 7 DPSU में बदलने का जो यह निर्णय लिया गया है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। बोर्ड की स्थापना 1795-75 में हुई थी। अब इसी के बारे में आज आप चर्चा करने वाले हैं। तो OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, यह कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले इसको समझिए क्या है इनकी मतलब सारी बातें, आइए मैं आपको बताता हूं। अब इस बात को कई एंगल से समझना जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है साथियों। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत जो पहली फैक्ट्री बनाई गई थी वो 1712 में बनाई गई थी और वो कोलकाता के अंदर बनाई गई थी। वर्तमान में भारत के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तमाम प्रकार की जो इस प्रकार के जो मतलब रॉकेट के वो दागने वाली जो तोपें हैं, इनका निर्माण करता है। इसके अलावा साथियों ये बहुत सारे कार्यों में मतलब अभी तक जुड़ा हुआ है और इसके पास में वर्तमान में तथ्यात्मक रूप से एक त्रुटि हुई है, 47 नहीं है साथियों, 41 है। माफी चाहूंगा, इस चीज को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास में 41 फैक्ट्रीज हैं जिन्हें 7 DPSU में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इस बात को बहुत ज्यादा विस्तार से समझने का कार्य करते हैं। 1712 के अंदर इसकी पहली संस्था का गठन हुआ था। एक एक करके सारी बातों को हम बताने का शुरुआत करते हैं। आइए साथियों, पूरी क्या है इसकी कहानी, इसे समझने का प्रयास करते हैं, इसकी पूरी ABCD समझने का प्रयास करते हैं। क्या है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड? पहले वर्ड का मीनिंग समझते हैं, ठीक है ना? ध्यान से सुनिए साथियों। सबसे पहली बात, हाँ भाई, अब देखो यार, इतने बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो वीडियो लाइक करने में कंजूसी करते हैं यार, है ना? मतलब आप सोचिए कि इतनी चीजें लाने में थोड़ी मेहनत लगती है यार, उसको तो अप्रिशिएट किया करो ना यार। मतलब इस मेहनत को ही अप्रिशिएट कर दिया करो। शेयर वेयर नहीं कर पाते हो पता है मुझे, लेकिन लाइक तो बन सकता है ना यार। मतलब इतने लोग बैठे हो, खट से बस वीडियो के नीचे ही लाइक का ऑप्शन चल रहा है, बस दबा दिया, हो गया लाइक। शेयर में तो फिर भी आपको 2-4 लोग ढूंढने पड़ते होंगे, मेहनत का काम है ना, लेकिन लाइक कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, तो अब सुनिए साथियों क्या हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, समझना इस बात को साथियों। भारत में वर्ष 2019 के अंदर CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसने एक समीक्षा रिपोर्ट जारी करी। 2019 के अंदर CAG की रिपोर्ट में यह निकल करके आया कि भारत के अंदर जो आयुध निर्माण बोर्ड है, जो क्या बनाता है, गोला बारूद बनाता है, पैराशूट बनाता है, सैनिकों के लिए आवश्यक जो मतलब एक प्रकार से बॉडी के ऊपर सुरक्षा करने के लिए जो बॉडी शेप के लिए क्या लगाते हैं उनको, बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, उनका निर्माण करता है ना? छोटी राइफल्स का निर्माण करता है, गन का निर्माण करता है, छोटी तोपों का निर्माण करता है। ऐसे भारत में कुल मिलाकर के 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं। इन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की उसने क्या की, एक प्रकार से ऑडिट की। किसने ऑडिट की? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज CAG ने। CAG ने ऑडिट की तो यह पाया साथियों कि यहां पर जो फंड सरकार के द्वारा दिया जाता है उसका 33% उपयोग केवल सुपरविजन में खर्च हो जाता है। अब इस बात को समझने का प्रयास करिए साथियों। कई बार आप और हम BSNL के बारे में बैठ करके चिंता व्यक्त करते हैं और जब BSNL के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं तो हमारे नजरिए 2 प्रकार के होते हैं। नजरिया नंबर 1, हम जब सुविधाएं यूज लेने की बात आती है तो खुद से जियो, एयरटेल, वोडाफोन इनका नेटवर्क यूज करते हैं और जब हम देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो BSNL के पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं, यह सोच करके कि यार BSNL एक सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी को सरकार बेच क्यों रही है।
वो आप और हम ही हैं जिनके कारण सरकार इन कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करती है। लेकिन वर्तमान में ओएफडी का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, वो तो अलग एस्पेक्ट है। लेकिन इस एंगल को हल्का सा एक बार समझ लीजिए। आप और हम, जैसे मैं अभी आपकी क्लास जियो फाइबर से ले रहा हूं, आप में से मैं यकीनन कह सकता हूं कि 90% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट नेटवर्क यूज करके, प्राइवेट कंपनियों का नेटवर्क यूज करके मेरी क्लासेस देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन्हीं से बात पूछूं कि क्या बीएसएनएल को प्राइवेट कर दिया जाना चाहिए, तो ये तुरंत मना कर देंगे, नहीं नहीं सर, क्यों मना कर, क्यों, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी कंपनी है। हां, क्योंकि आपके दिमाग में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ पूरी तरह से विचार बुलंद हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपको लगता है कि सरकारी नौकरियां अच्छी होती हैं। बिल्कुल सही लगता है आपको, और सरकारी नौकरियां अच्छी होती हैं तो उसमें आपको यह भी पता है कि जिस लाइनमैन से आप लाइन सही करवाने के लिए, लैंडलाइन की लाइन सही करवाने के लिए 10 बार चक्कर काट चुके हैं, वो लाइनमैन की जब तनख्वाह पूछते हैं तो आपका मन सिर पकड़ के खड़ा हो जाता है कि यार, मैं अगर 12 घंटे भी रिलीजियसली मेहनत करूं तो शायद इतनी तनख्वाह ना हो। लाइनमैन जो आपका तार सही कर रहा होता है बीएसएनएल में, उसकी तनख्वाह भी लाखों रुपए होती है। काम बहुत छोटा सा उसे करना है कि तार जोड़ना है। अगर मैं वही काम जियो वालों से कहूं तो शायद वो 10,000 रुपए महीने के अंदर इतना बढ़िया बंदा दे देंगे जो ऑन कॉल काम करेगा और बढ़िया से काम करके दे जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के मन का जो भाव है, जब उसकी तनख्वाह सुनते हैं ना तो दिमाग सन्न हो जाता है, यार इतनी तनख्वाह। फिर आप बीएसएनएल के और अधिकारियों से मिलते हैं जीएम लेवल के, एजीएम लेवल के लोग, तनख्वाह 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह, और काम पूछा जाए कि सर ये नेटवर्क इस क्षेत्र में क्यों नहीं आ रहा, तो बिल्कुल पूरी सरकारी व्यवस्था कभी भी कि भाई साहब नहीं लगेगा, ये हमने अपना टैगलाइन बना लिया है। अब आप पूछेंगे सर इस लाइन को बोल क्यों रहे हो आप, हमारा दिल दुख रहा है। भैया आपकी तरह मेरा भी दिल दुख रहा है कि जब इतने काबिल लोग संस्थानों के पास हैं, इतनी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं बीएसएनएल को सरकारी सेवाओं के आधार पर नंबर 1 बना देते। इसमें सरकार क्या करेगी, तुम्हारे पार्ट पर है सर्विस डिलीवरी, कम से कम वो तो सही कर लो। सरकार तुमको स्पेक्ट्रम नहीं दिलवा रही, लेकिन जो है उसका तो सही से यूज कर लो यार। एग्जैक्टली इस कंपनी के साथ भी था। क्या था, 41 कंपनियां थी भारत के पास में, 41 फैक्ट्रियां थी। 41 फैक्ट्रियों के पास में काम बहुत था, इन्हें बम गोले बनाने हैं, इनको मतलब पैराशूट बनाने, सब चीजें बनानी है। लेकिन 33% इनको दिया गया धन केवल सुपरवाइजर्स की तनख्वाह में खर्च हो जा रहा है। मान लीजिए कि 1 लाख का बजट दिया गया, 33,000 तो केवल मतलब लोगों के द्वारा, हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे रिपोर्ट करो, मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगा, रिपोर्ट में खर्च हो रहा है। पैसा काम में कम और उस व्यवस्था में, मैनेजमेंट में ज्यादा खर्च हो रहा है। सीएजी की रिपोर्ट पहली नंबर ये बताई। जब ये बात निकल करके आई, सरकार के सामने बड़ा चैलेंज बना कि यार इन लोगों को कार्य करने के लिए मोटिवेट कैसे किया जाए। धीरे धीरे चीजें बढ़ना शुरू हुई। फिर क्या होता है साथियों, पॉइंट नंबर 2 आता है। सीएजी ने रिपोर्ट नंबर 2 में बताया कि सर जो 100% काम करने का इनको टारगेट दिया जाता है, मतलब कि भाई तुमको ना मतलब इतने गोले बनाने हैं, मान लो 100 गोले बनाने हैं, तो सर ये 1 साल में 49 गोले ही बना पाते हैं। फिर आपने पूछा कि यार 49 गोले ही बना पाते हैं, 51 गोले नहीं बनाए तो क्या होगा? बोले सर फिर आपको 51 गोले बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। कुछ याद है? बोले हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। तो बोले सर सिंपल सी बात सुनो, आपने, बोले सरकार ने फिर पूछा सीएजी से कि यार एक बात बताओ, ये लोग 100 गोले बनाने का इनको टेंडर दिया गया, 49 गोले बना रहे हैं, 51 गोले बना ही नहीं रहे, तो इनको कैसे मोटिवेट किया जाए, क्यों नहीं बना रहे ये? तो पता है आप और हम के मन में जो सरकारी नौकरी में जाने का सबसे बड़ा कारण है, मतलब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप और हमारे मन में सबसे बड़ा कारण यही होता है यार वहां पर ना सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है। किस बात की? कोई नौकरी से निकालता नहीं है। भाई हमारा यही एटीट्यूड है जो सरकारी संस्थाओं को बिकने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन बेचने से पहले का भी एक रूट है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सरकार बेच कुछ भी नहीं रही है, पहले उस बात को समझिए। फिर बोले कुछ भी कर लो कुछ होगा नहीं, नौकरी थोड़ी छूटेगी यार, सरकारी नौकरी में जा। बोले अच्छा, तो बोले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 49 गोले बनाए, 51 नहीं बनाए, तो क्या कीजिएगा? बोले काम करो, उनसे कहो, सीएजी ने कहा कि अब ये तुम्हारी जवाबदेही है कि तुम 100 गोले बनाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा 100 गोले बनाने का दिया है, 49 ही बना रहे हो, 51 कहां है भाई? तो तुम अभी तक जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते थे, अब तुम्हारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी लाई जा रही है। तो ध्यान से समझना साथियों कि कंपनियों के ऊपर सरकारी कामों को अगर सही से करवाना है तो सबसे पहला कार्य है कि उन्हें अकाउंटेबल बनाया जाए। आपके मन में आएगा वाह
ये विचार क्या पहली बार आया है? जवाबदेह बना दो, अगर नहीं बनाया तो, अगर नहीं किया तो उसने, तो भैया निकाल दो। बोले अच्छा, मतलब इसके साथ में पनिशमेंट भी होगा? बोले हाँ। बोले सर आपको एक बात बताएं, आप में से कई लोग होंगे जो इस समय सरकार के अंदर काम कर रहे होंगे, सरकारी नौकरी में होंगे, उनकी जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो भी पीड़ा बता देता हूं, मेरी जैसी पीड़ा उनकी भी है। बोले सर मैं तो बहुत टैलेंटेड आदमी हूं, मैं इतना टैलेंटेड आदमी हूं कि वो जो बैठ करके टेबल पर बाबूजी काम कर रहे हैं 10 घंटे लगाएंगे, वो काम मैं 1 घंटे में कर सकता हूं, लेकिन सर क्या मुझे किसी भी प्रकार से इंसेंटिवाइज थोड़ी किया जाएगा, तनख्वाह उसको भी इतनी ही मिलनी है, मुझको भी इतनी ही मिलनी है, तो फिर मैं क्यों करूं? यार बात तो तुम्हारी भी सही है। देखिए सरकारी नौकरी के अंदर तो सबसे बड़ी, मतलब सरकारी सिस्टम के फेल होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये 2 कारण है। पहला, कोई जवाबदेही नहीं है। मान लीजिए आप काम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं सर अगली बार हो जाएगा, आपको एक सो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि क्यों नहीं हो पाया, रिजल्ट क्यों बिगड़ गया, सर सॉरी अगली बार से ध्यान रखेंगे, नौकरी से निकाल नहीं सकते बेटा क्योंकि पेपर देके आए हैं। अच्छा फिर बोले सर अगर मैंने मान लीजिए काम कर भी दिया तो मुझे प्रशंसा के नाम पर क्या मिलता है, मतलब सब लोगों के सामने तालियां बजा दी जाएंगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और एक इतनी सी शील्ड ले दी जाएगी कि इसको बेच करके भी पैसे ना निकले। हमको क्या लेना देना इस चीज से? सर हम नहीं कर रहे, हमको कोई इंसेंटिवाइज ही नहीं करता है। अच्छा तो सरकार ने कहा, सीएजी ने कहा कि देखो सबसे पहले इन लोगों को अकाउंटेबल बनाओ। बोले अकाउंटेबल बनाओ का मतलब क्या हुआ? जवाबदेही तय करो कि इतना काम तुम्हें करना है। फिर बोले सर ये नहीं किए तो? बोले नौकरी से निकाल देना। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो नौकरी से निकाल सकते हैं? बोले हाँ। इस बात को सुनते ही जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारी थे वो एकदम नाराज हो गए कि ये क्या है, हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हम तो प्राइवेटाइज हो जाएंगे। नहीं भाई, आपको 2 साल की तो सिक्योरिटी इसमें भी दी गई है कि आपको 2 साल तक तो कोई छेड़ेगा भी नहीं, लेकिन काम तो करवाया जाएगा ना साहब। अच्छा दूसरा, अब अगर सर मैंने कर भी दिया, अब मान लीजिए कि कोई बाबूजी हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं और मैं 1 घंटे में कर रहा हूं, फिर अब ये पॉइंट सही पकड़ा, तो अगर आपने काम कर दिया तो आपको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। बोले अच्छा, तो सर ये तो बिल्कुल प्राइवेट नौकरी जैसा हो गया। प्राइवेट नौकरी जैसा हो गया? नौकरी नहीं हुई, दोबारा सुनिएगा। प्राइवेट नौकरी, प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है वो क्या होती है? आज मैं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनी में काम के प्रति मेरी जवाबदेही है। जवाबदेही होने के साथ में अगर कुछ अच्छा करता हूं तो इसके साथ इंसेंटिवाइज किया जाता है कि आपने इतना अच्छा कार्य किया, इसके लिए आपको इतना धन और दिया जाता है, तो मेरा मोटिवेशन बरकरार रहता है और मैं अपना कार्य बहुत अच्छे से करता हूं। तो प्राइवेटाइजेशन जो शब्द है इसमें ये 2 चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। आप पूछेंगे सर इसका मतलब आप तो निजीकरण का समर्थन कर रहे हैं। मैंने कहा गुरु ये कंपनी का निजीकरण हो ही नहीं रहा है, मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि अब क्या होने जा रहा है, अब आप उसको समझिए। तो प्राइवेट कंपनियों का सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है? पार्ट यह होता है कि वो अकाउंटेबिलिटी तय करती हैं और दूसरा वो आप लोगों को इंसेंटिवाइज करती हैं धन दे करके। बोले ठीक है सर, लेकिन सर आपको पता है अगर मान लीजिए कि यह किसी प्राइवेट आदमी को बेच दिया गया तो फिर तो वो हमें क्यों रखेगा? हमारी तो मोटी मोटी तनख्वाहें होती हैं, फिर हमें वो नौकरी से निकाल देगा, तो फिर तो वो सस्ते सस्ते लोग ले आएगा। आप ही ने कहा ना कि लाइनमैन 1 लाख रुपए का मिल रहा है तो वो 10,000 रुपए का लाएगा। बहुत सही बात है। इसका मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी 1 लाख सैलरी क्यों दी जाए, तो उसी हिसाब से काम करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को तनख्वाह, अब भाई सत्या नडेला हुआ या फिर ये अपना सुंदर पिचाई हुआ, इनकी करोड़ों रुपए में तनख्वाह है, मतलब इतनी करोड़ जितनी कंपनियों के प्रॉफिट नहीं होते इतनी तनख्वाह है इनकी, 250 करोड़ तनख्वाह है। तो इनकी तनख्वाह है तो ये प्रूव कर रहे हैं कि हां हम वर्थ रखते हैं, हमने कंपनी को इतना प्रॉफिट करवाया अपनी वजह से, तो तनख्वाह पाओ। ये तनख्वाह तुम इतनी ही क्यों सोच रहे हो कि लाख रुपए मिलेगी? हो सकता है एक लाइनमैन ने साल भर में शहर की सारी लाइनें दुरुस्त कर दी तो भाई साहब लाइनमैन ऑफ द सिटी हो गया वो, हो सकता है 5 लाख रुपए तनख्वाह हो जाए। बोले हाँ ये तो पॉइंट सही है, यानी दोनों ही पक्ष इसमें निकल करके आए। फिर बोलिए तो सर क्या सरकार प्राइवेटाइज कर रही है क्या? ईमानदारी से बताओ ना, हो क्या रहा है? नहीं भाई, सरकार इसे पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग के अंदर कन्वर्ट कर रही है। अब बोले ये क्या होता है, पीएसयू क्या होता है? अभी बताते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज जिन कंपनीज को आप देखते हैं जिसका नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। आप जिस कंपनी को आज ओएनजीसी के नाम से जानते हैं वो एक पीएसयू है। आप जिस कंपनी को भेल के नाम से, गेल के नाम से, जितनी भी महारत्न कंपनियां आप जानते हैं वो सब सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन उनके पास में एक स्पेशल प्रकार का
अलग से एडवांटेज उनको दिया हुआ है। क्या एडवांटेज दिया हुआ है कि तुम्हारी जो सरकारी सुरक्षा है, सरकार के अधीन हो, तुम सरकार को ही कमा कमा के दोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक टैलेंट ऐड कर दिया जा रहा है जो सबके लिए नहीं है। और वो क्या है? तुम्हारी जवाबदेही तय करना, और जवाबदेही तय कर करके तुम्हारे को इंसेंटिवाइज करना, और अगर तुम्हारी तनख्वाह तुम जस्टिफाई नहीं किए तो आउट कर देना। यह सारा कार्य करना जो है वो सारा कार्य आज से नहीं हो रहा है साथियों। भारत में जितनी भी महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां आप देखते हैं, वो सारी इसी प्रक्रिया के तहत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बदली गई थी। तो भारत सरकार के पास में जितना पैसा आप देख रहे हो ना कि ओएनजीसी इतना अरबों रुपया कमा के सरकार को दे दी, गेल इतना कमा के, भेल इतना, एनटीपीसी, ये सब सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन इनमें प्राइवेट नौकरी की तरह मैनेजमेंट होता है। तो बोले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में क्या होने जा रहा है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन की तरह होने जा रही है, जहां जवाबदेही होगी, जहां पर इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जहां पर कार्यों को इस प्रकार से डाइवर्सिफाई किया जाएगा कि टैलेंट है तो यूज करिए, आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, मैच करने पर आपको उपलब्धियां दी जाएंगी। ऐसी स्थिति में आपको सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी, और ऐसा करने के लिए इन 41 फैक्ट्रियों को 7 फैक्ट्रियों में बदल दिया गया है। उनको ग्रुप बना दिए कि तुम इस काम को करोगे, तुम इस काम को करोगे। फिर आप पूछेंगे सर तो सरकार क्या प्राइवेटाइज नहीं करेगी? तो आपके दिमाग में यह सवाल हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तब तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जब तक उसके 51% शेयर सरकार के पास हैं। और एक बात बताता हूं, जिस प्रकार से आज आप सुनते हैं कि भाई सरकार ने रेलवे का इस व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया, या सरकार ने उस कंपनी का इस व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया, इन पीएसयूज के अंदर चेयरमैन बनाने के लिए भी उन लोगों से जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनसे राय ली जाती है, उन्हें भी मैनेजमेंट बोर्ड में बिठाया जाता है। तरक्की बिल्कुल अलग लेवल पर होती है। ऐसा नहीं है कि 9, 18, 27 की 9 साल में तुम सेकंड ग्रेड में जाओगे, 18 साल में फर्स्ट ग्रेड में जाओगे, ऐसा नहीं। अच्छा कर रहे हो, ग्रेड पे चेंज करो इस व्यक्ति की। हो सकता है ग्रेड पे लेवल 1 पर आया था, वो प्रमोट होते होते ऊपर वाले लेवलों पर निकल गया। तो ये सारा कार्य कहां पर होगा? पीएसयूज में होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। तो फिर आप सवाल पूछेंगे नहीं सर, हमने मीडिया हाउसेज में पढ़ा है कि इसमें प्राइवेटाइजेशन का इनपुट है। इनपुट क्या है? अब मैं वो भी बता देता हूं साथियों। अब क्या होता है, सरकार जिन कंपनीज को बहुत प्रॉफिटेबल देख लेती है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी तरह से देख लिया कि एनटीपीसी बहुत अच्छा कर रही है, तो एनटीपीसी ने बहुत पैसा कमा लिया। अब सरकार को लगता है कि धीरे धीरे अब इसके अंदर से जो 100% मेरी भागीदारी है इसको कम किया जाए, और कम करके और पैसे कमाए जाएं। कैसे कमाए जा सकते हैं? 100% भागीदारी में से सरकार अपना 10% हिस्सा किसी प्राइवेट पार्टनर को बेच दी, किसी को भी बेच दी। आज आप जिस तरह से अंबानी अडानी सुन रहे हैं, वंस अपॉन ए टाइम टाटा और बिड़ला का नाम हुआ करता था। उस समय टाटा और बिड़ला की भागीदारी हुआ करती थी। आज अंबानी अडानी बड़े हो रहे हैं, पहले कभी टाटा और बिड़ला बड़े हुए थे। ये समय होता है, सब युवाओं का समय होता है। तो पॉलिटिक्स, इनमें भी युवा हैं। किसी भी कंपनी को आपने अपनी हिस्सेदारी बेच दी, उससे सरकार के पास पैसा आया तो इस प्रक्रिया के माध्यम से और विकास कार्य किए गए। वो जो हिस्सेदारी बेची जाती है उसका मकसद यह होता है कि मैनेजमेंट जो है वो तो प्राइवेट कंपनी चलाएगी और नौकरी सरकारी कहलाएगी। ऐसी स्थितियां सबसे सुलभ तरीके कहलाते हैं। इससे कंपनियों को और देश को निरंतर फायदा होता है। यह तथ्य आपको समझना चाहिए। और भारत की महारत्न कंपनियां जो हैं वो इसकी परिचायक हैं। वो सभी इसी प्रकार से कॉर्पोरेट में बदली हुई कंपनियां हैं। ठीक है ना? उम्मीद है सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। मैंने सारी एबीसीडी आपको बता दी है। यह है पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि कोलकाता के अंदर लगाई गई थी। यह डच फैक्ट्री है जो कि गन पाउडर के लिए निर्मित की गई थी, वेस्ट बंगाल के अंदर है। 1712 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। ऐसी कुल 41 फैक्ट्रियां हैं। भारत का अपना धनुष जो है वो इसी के द्वारा बनाया गया है। मतलब भारत के अंदर जितने भी ये छोटी छोटी तोपें हैं ये हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा ही बनाई जाती है। धनुष का निर्माण हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा ही किया गया है। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात, इसी प्रकार से जो सारंग है हमारा वो भी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है बेटा? चलिए साथियों, बात की जाए अब हमारे कोर्सेज की। तो
अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज, पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। एसएससी में नया बैच आ रहा है जिसमें मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। यदि आप डिफेंस की, स्टेट पीसीएस की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, यूपीएससी कैटेगरी में अनअकैडमी के द्वारा एक नया प्रयास शुरू किया गया है। प्रयास यह है कि टॉप 5 ऐसे एडुकेटर्स जो खुद या तो यूपीएससी के अंदर क्वालिफाइड हैं या आईएएस ऑफिसर्स हैं, है ना, जो पद पर हैं, उनके नेतृत्व में आपके लिए एक बैच लॉन्च किया जा रहा है। उस बैच के लिए यह चीज ध्यान रखना, मतलब टॉप 5 एडुकेटर्स रखे गए हैं। 100 बच्चे उसके अंदर सेलेक्ट किए जाने हैं। 100 बच्चे सेलेक्ट करने पर अगर वो 100 बच्चे पहले सेट हो गए तो फिर अगले 100 बच्चों के लिए अलग 5 एडुकेटर्स लिए जाएंगे। वो एडुकेटर्स की विशेषता मैं आपको बता देता हूं। वो लोग आपके लिए पूरे 2 साल का लेक्चर प्लान डिसाइड करेंगे। लेक्चर प्लान डिसाइड ही नहीं करेंगे, रोजाना आपसे बातचीत भी करेंगे। यानी मेंटर, यानी जिस प्रकार से एडुकेटर से आप मुझसे इस समय पढ़ते हैं तो आप चैट बॉक्स में बात करते हैं, यहां पर पूरा की पूरा टाइम टेबल बनाना, आपकी पूरी प्रिपरेशन में साथ देना। वो लोग 3-3 बार, 4-4 बार इंटरव्यू क्वालिफाई किए हुए लोग हैं। उनमें से कई सर्विंग आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो आपकी क्लास लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बैच अगर लेना होगा तो वो केवल आइकॉनिक बैच लेना होगा, और वो भी 2 साल का। वो सुविधा आपको 2 साल के आइकॉनिक बैच पर ही उपलब्ध होगी, उसके अलावा वो उपलब्ध नहीं हो रही है। यदि आप चाहते हैं यूपीएससी कैटेगरी में वो क्लास लेना तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करके, अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ उसको शुरू कर सकते हैं। 30 जून से वो बैच शुरू हो रहा है। डिटेल इंफॉर्मेशन उसके बारे में मैं आपको भविष्य में दे दूंगा। किसी भी कैटेगरी में आप क्लासेस लीजिए, रेफरल कोड अंकित 10 अगर आप यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको इमीडिएट मिलता है। वहां पर जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस भी आपको वहां मिल जाती हैं। सारे पीडीएफ, सारे सब चीजें आपको वहां पर प्राप्त हो जाती हैं। कोई भी क्लास आपको लेनी हो, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, है ना। जितने भी विद्यार्थी अभी भी उपस्थित हैं, अगर वो भी वीडियो को लाइक कर जाएंगे तो लाइक की संख्या बढ़ेगी, जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ, अच्छा काम किया गया था। इतना तो कर दो यार। अच्छा, अगर आप सेशन लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, फोन नंबर से रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद में वहां जाकर के कोई भी फीस का ऑप्शन सेलेक्ट करें, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर लें। इस क्लास की